इस डिबेट में दोनों ने दोनों को काउंटर किया। आम, कुछ पॉइंट्स पे आतिशी ने भी अच्छा पॉइंट निकाला कुछ कुछ, पर मैं ये दिखाना चाह रहा था कि द वे सुधांशु त्रिवेदी जी काउंटर अटैक करते, राइट, विथ प्रॉपर डेटा, तो उससे होता क्या है कि एक नैरेटिव सेट नहीं हो पाता। नैरेटिव सेट होने से पहले ही वो उसका काउंटर करते हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट। अदरवाइज वो अगर ना कर पाए तो ये फॉल्स नैरेटिव सेट करते रहते हैं एक के ऊपर एक, और जो ऑडियंस है उनको तो ये पता होता नहीं है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, राइट, सिर्फ सिर्फ कमेंट्स सुन के। तो उसको तभी के तभी काउंटर करना चाहिए विद प्रॉपर डेटा। तो इसको देखते हैं, इस वीडियो को बीच बीच में मैं अपने कुछ कमेंट्स देता रहूंगा। झारखंड और बिहार, तो एक छोटी सी एक बात दिल्ली कहता भी हूं, चर्चा आज में आरोप हमारे ऊपर है। नहीं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कैसा आरोप है। आज हम लोगों पे आरोप है कि हम लोग उनको फंसा रहे हैं, जेएमएम वालों को, यही कहा जा रहा है ना। पुरानी फिल्मों में कई बार एक डायलॉग होता था, 20 बरस पहले की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, ये कोर्ट से प्रूव हुआ था कि 3 सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया। तो कहीं बीजेपी थी क्या? मोदी जी, अमित शाह जी का नाम था क्या? लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए। अब बताइए, हम लोग युवावस्था से पूरी पार कर गए, लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और कहते हैं साहब बीजेपी कर रही 2014 के बाद। अब इनके साथ एक अलग स्थिति है। एक वो पार्टी है जो भारत की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी है, जी जी, पुरानी धुरानी पार्टी सुधांशु जी है। एक निवेदन है, माइक को थोड़ा ऊपर से पकड़ लीजिए। जी जी, ये नई पार्टी है, ये अजब अलबेली पार्टी है। ये एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स करते हुए डेट्रीमेंटल मोड में जाके फंस गए। ये आए और इन्होंने कहा कि हम आएंगे और दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे। अब दो में से एक बात थी, या तो मैं ये कहूं कि इमेच्योर थे या बहुत सयाने थे। बहुत सयाने। अगर सयाने थे तो फंस गए, और इमेच्योर थे तो बेचारगी की स्थिति है। तो इनकी स्थिति ये है। और इसमें मैं एक और बात कहूंगा, इन्होंने जिस रफ्तार से बदलाव किया है तो भारत की राजनीति में अद्भुत है। क्योंकि जिस पार्टी के विरुद्ध इन्होंने शपथ ली थी जी कि हम साहब कभी भी इसका समर्थन नहीं लेंगे, उसी को बेईमान कह के और प्रचार करके, वो याद करिए शीला दीक्षित जी का नाम लगा के ऑटो के पीछे लगा रहता था वगैरह। तब तो उस टाइम में बीजेपी इतना पावरफुल था नहीं, तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को टारगेट किया नहीं था उस टाइम पे। एक्चुअली मैंने देखा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे दिल्ली पे था, राइट। तो बीजेपी को इतना टारगेट नहीं करते थे वो ज्यादा कांग्रेस को ही टारगेट करते थे। कांग्रेस के सारे नाम लेके आते थे वो लिस्ट में, कांग्रेस के नामों को ही वो बताते, सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, राहुल गांधी को जेल में डाल दो, शीला दीक्षित ने ये कर दिया वो कर दिया। तो तब तक वो बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं थे। उसके बाद वो आए, और उसी टाइम पे मोदी भी आए इस पे, लोकसभा पे। तो उसको लगा कि यार ये कांग्रेस तो बेकार है। अगर मुझे ऊपर जाना है पॉलिटिक्स में, केजरीवाल को ये लगा होगा, अगर मुझे पॉलिटिक्स में ऊपर जाना है तो मुझे ऐसा कोई ओपोनेंट चाहिए जिसको टारगेट करूं तो मुझे पॉपुलैरिटी मिले, राइट। तो वो उसके बाद मोदी को टारगेट करना शुरू किया उसने। उसके बाद मोदी हो गया सबसे खराब। पहले तो वो खराब था नहीं वैसे मोदी। उसके बाद वो वाराणसी से भी जाके एक बार इलेक्शन लड़ा कि मोदी अगर वहां से इलेक्शन लड़ता है, क्योंकि मोदी भी एक किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर था, गुजरात के। तो अगर मोदी एज ए गुजरात चीफ मिनिस्टर अगर बनारस से वो अगर वो लड़ते हैं, तो मैं भी जाऊंगा बनारस, क्योंकि तब जाके मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगा। ये अच्छा स्ट्रेटेजी था वैसे, अम, अच्छा स्ट्रेटेजी था उस टाइम पे। 10 साल तो निकाल लिया ना किसी तरह उसी आइडिया को लगा के वगैरह। और साहब हमें 1951 में बने 72-73 साल हो गए, हमने आज तक कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया। इन्होंने 73 दिन में समर्थन लिया सरकार बनाने के लिए। और आज भी चंडीगढ़ को लेके अभी हमारे ऊपर झगड़ेंगे। अरे भाई, इस सवाल में मैं आऊंगा। चंडीगढ़ के पे आप ऐसे बच के मत निकलिए, लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ पे बहुत सारी बातें हैं, शिकायतें इनकी भी हैं और शिकायतें आपकी भी हैं। लेकिन आतिशी जी, सवाल यह है कि साफ सुथरी राजनीति की बात करके आम आदमी पार्टी आई, और देश की, खासतौर पर दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने भरपूर प्यार भी दिया।
लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कांग्रेस के गठबंधन में जाके शामिल होना पड़ रहा है, लालू यादव के साथ खड़ा होना पड़ रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये आपके वोटर को सहन नहीं होगा? देखिए अमीश जी, आपका का जवाब देने से पहले मुझे सुधांशु जी की कई बातों पे रिस्पॉन्ड तो करना जी पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए सुधांशु जी बात करते हैं कि जी जेएमएम ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, पर थोड़ा सा सुधांशु जी की पार्टी का भी रिकॉर्ड देख लेते अच्छा, एक इंटरेस्टिंग साइड टॉपिक है ये। जब मैंने ये बहुत बार देखा है, सुधांशु जी जैसे बैठे होते हैं ना, जैसे मुंह बना के वो बैठे हुए, देखो उनका मुंह देखो कैसे बना हुआ है। हाँ, जैसे एकदम दुखी से है वो, पता नहीं, पर अंदर ही अंदर वो डेट्स याद कर रहे होंगे अभी कि कौन से बुक का, कौन से चैप्टर का, कौन से पेज नंबर का, कौन से लाइन नंबर मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा उनको। पर उनको मुंह देख के लगता है कि वो पता नहीं किसी दुख दुख उसमें पड़े हुए हैं, दुखी दुखी है, मतलब किसी टॉपिक पे। पर हाँ, कुछ तो सोचते ही होंगे क्योंकि शुरू हो जाएंगे उसके बाद फिर से। हैं। ये कहते हैं कि जी हम तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, पर ऐसा कैसे होता है कि इनकी ईडी, इनकी सीबीआई किसके खिलाफ रेड करती है? कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करती है, कभी हेमंत सोरेन के खिलाफ करती है, कभी स्टालिन के खिलाफ करती है, कभी ममता बनर्जी के खिलाफ करती है। क्या इस देश का सारा भ्रष्टाचार विपक्षी दलों ने किया है? इनकी पार्टी के लोग दूध के धुले हैं। और ना सिर्फ इतना, वो विपक्षी दल के नेता जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो भी दूध के धुले हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण दूंगी। हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनके भ्रष्टाचार पे सुधांशु जी की पार्टी ने एक पूरा बुकलेट निकाला था। ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, सारे ईडी और सीबीआई के केस खत्म हो गए। शुभेंद्र ये एक आर्गुमेंट वो बार बार लेके आता है बीच बीच में, पर ऐसा टेक्निकली होगा। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में से ऐसा कोई है नहीं कि कोई भी अ, गंगा जल से धुल के आया होगा, आते होंगे, राइट। ये केजरीवाल ही बोलता था कि मैं तो गंगा जल मेरे घर से निकलता है, तो ऐसा तो है नहीं, मतलब। तो वही पहला झूठ है कि पॉलिटिक्स में हमेशा ये सब चलता रहता है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी यहाँ पे सच नहीं बोलता आके मोस्टली। पर देखने की बात यह है, जैसे कि उड़ीसा के बिजू पटनायक, राइट। तो वो भी बीजेपी कभी ज्वाइन करते नहीं थे वो। तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी ने उनके पीछे सारी सीबीआई और ईडी लगा दिया था, उनके पास ऐसा कुछ था नहीं, मतलब लगाने के लिए, राइट। अब केजरीवाल के पास कुछ था इसलिए तो लगा हुआ होगा ना इनके पास। हो सकता है कि मोदी ने कहा होगा कि अच्छा लग जाओ उनके पीछे, तो मोदी ने तो सबके पीछे लगाना था उनको, तो क्यों बाकियों के पीछे क्यों नहीं लगाया होगा? ये पटनायक साहब के पीछे क्यों नहीं लगाया होगा मोदी ने, राइट। अगर होता तो मोदी उनके पीछे भी लगा देते। झूठी कहानी तो इनको भी बनाना है ना, अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि झूठी कहानी बनाते हैं ईडी वाले, तो उनके पीछे भी झूठी कहानी बना देते, उनको क्यों नहीं बनाया? तो सिर्फ ये लालू के पीछे क्यों है, मतलब ठीक है। लालू तो कन्विक्टेड है, मतलब ये तो ऐसा भी नहीं है कि उसके पीछे बस ईडी ने जांच किया होगा। ये तो कितनी बार जेल अंदर बाहर ही करते रहते थे वो कितने सालों तक। और उसके बाद जाके वो बोलते कि लालू के साथ हम लोग बनाएंगे, तो वहीं पे उनका जो कोर आइडियोलॉजी था वही वो फेल हो गया वहां पे। एक कोर आइडियोलॉजी होता है हर पार्टी का, राइट, जैसे कि हर पार्टी का होता है ये, जैसे कि बीजेपी का एक कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, राइट। तो वो उसी के आसपास ही घूमते हैं, अगर बाकी चीजों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते हैं तो वो, पर वो कोर आइडियोलॉजी वो ही रहता है, वो अभी भी वही रहेगा उनका। कांग्रेस का कोर आइडियोलॉजी माइनॉरिटी अपीजमेंट होता है कि मुस्लिमों को अपीज करके उनको वोट लेना है, उनका कोर आइडियोलॉजी वही है। वो इधर उधर घूम लेंगे, बीच बीच में राहुल गांधी अपने आप को सनातनी बोलेंगे, वो जनेऊ पहन के घूमेंगे, पर उनका कोर आइडियोलॉजी वही रहेगा, वो उसी के आसपास ही घूमेंगे। तो आप पार्टी जब एज ए पार्टी जब उभर के आया, मतलब, राइट, तो उनका कोर आइडियोलॉजी क्या था कि हम लोग करप्ट एकदम ही नहीं है, राइट। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग मुस्लिम अपीज करेंगे, या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग हिंदुत्व पे फाइट करेंगे। शिवसेना जैसे, शिवसेना का कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, तो वो उसी के आसपास ही रहेगा। अब अभी वो इधर उधर हो जाते हैं वो अलग बात है, पर उनका कोर आइडियोलॉजी अभी भी वही है। जैसे कि पिछले वाले वीडियो पे भी था, इवन दो वो इंडी अलायंस के साथ है वो, पर फिर भी जब भी बात आती है कि शिवाजी पे कोई बात कर दे या हिंदुत्व पे कोई बात कर दे, तो वो इंडिया अलायंस को भी नहीं छोड़ते, वो उनको भी मारना शुरू कर देते, शिवसेना वाले, राइट। तो शिवसेना वालों का कोर जो
वोट बैंक है, वो उनका हिंदू वोट बैंक है। बीजेपी का हिंदू वोट बैंक है, कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी का था जो कोर वोट बैंक जो बना था 10 साल में, वो था कि दिल्ली के पब्लिक जो करप्शन से परेशान हो चुके हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से परेशान हो चुके हैं, या महंगाई से परेशान हो चुके हैं, वो उनका कोर वोट बैंक था। कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं था वैसे, पर हाँ वो उनका कोर वोट बैंक था। तो अब हुआ क्या कि पार्टी बनते ही वो उस कोर वोट बैंक से हर जगह चले गए, मतलब वो कोर वोट बैंक को ही उन्होंने छोड़ दिया। आपने आम आदमी पार्टी ने, राइट। सडनली वो कभी मुस्लिम अपीजमेंट में लग गया, वो कभी कभी वो जाके फ्री में सामान देने लगा, कभी वो मोदी के पीछे फाइट करना शुरू कर दिया, मोदी के पीछे मोदी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, कभी वो हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया, बोलता है कि यहाँ क्या बेकार है राम मंदिर ये वो। तो उसका कोई कोर वोट बैंक नहीं बना, मतलब कि ये मेरा कोर वोट बेस है, कि इसके ऊपर ही मैं रहूंगा हमेशा, और इधर उधर थोड़ा बहुत बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सिचुएशन मैं इधर उधर जाऊंगा। कभी वो खालिस्तानी बन के सपोर्ट में चला जाता है, तो हर कोई बंदा उससे परेशान हो गया था। परेशान, या मतलब हर कोई बंदा उससे गुस्से में ही था, मतलब कि यार ऐसा कैसे हो रहा है कि ये बंदा हर जगह जा रहा है, मतलब कभी इस साइड जा रहा है, कभी उस साइड जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। कभी खालिस्तानी वाले खुश होते हैं, कभी मुस्लिम वाले खुश होते हैं, कभी हिंदू वाले को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो उनका कोई कोर वोट बैंक था ही नहीं कभी भी। ये सडनली आए थे बीच में, पॉलिटिकल एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, एंटी इनकम्बेंसी था बहुत शीला दीक्षित के टाइम पे उसमें। उस मौके का फायदा उठाया केजरीवाल ने, जो अन्ना के जो अन्ना आंदोलन था, राइट, उस पे बैठ के वो एक उन्होंने उस मोमेंटम को उसने पकड़ लिया। उसके बाद झूठ पे तो झूठ बोले ही जा रहा है, राइट। अब हो सकता है बीजेपी बहुत खराब हो, एग्री, बीजेपी बहुत खराब है, पर ऐसे कैसे हो गया कि केजरीवाल को झूठ बोलना पड़ा कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा ही नहीं, वो आ गया। मैं कभी गाड़ी लूंगा ही नहीं। अब गाड़ियों का 24 का काफिला चलता है उसके साथ। अभी पंजाब में हुआ ना, विपासना करने गए थे वो भाई साहब, 24 गाड़ियों के साथ विपासना करने गए वो। जो बंदा बोलता था कि मैं कभी वो लूंगा ही नहीं, राइट। उसके बाद उसने बोला कभी मैं घर नहीं लूंगा, शीश महल बना लिया। अरे शीश महल कौन बनाता है, लालू ने भी नहीं बनाया होगा शीश महल, राइट। वो तो एकदम शो ऑफ हो गया ना, कि देखो मैं एकदम दिखा रहा हूँ मेरा पैसा कितना मैंने चोरी किया तुमसे। वैसे कोई भी नहीं दिखाता, पता नहीं क्या ही दिमाग में चला उसका, बट एनीवेज। तो हर बात पे वो झूठ बोलता है, हर बात पे वो चेंज हो जाता है, मतलब नॉट जस्ट चेंज, राइट। जो उसका कोर आइडियोलॉजी था उससे ही ऑपोजिट में आ जाता है। चोरी नहीं करूंगा, चोरी कर लिया। गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले लिया। घर नहीं लूंगा, घर ले लिया। शर्ट पहनूंगा ऊपर नीचे, अभी भी वो आता है वैसे शर्ट, वो ब्लू शर्ट पहन के, पर उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि अच्छा उस बंदे को अगर देखोगे, अब मैं बॉडी शेमिंग पे नहीं जाऊंगा उस पे, पर वो ये, जब अन्ना टाइम पे वो जो आता था, वो पतला दुबला पतला सा, मतलब उसके ऊपर आई थिंक वो मेकअप भी करता होगा। अब तो हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो भी आया था ना, उसको वो दिखा रहा था कि वो कितना मतलब कमजोर है बिना खाए हुए, राइट, क्योंकि बिकॉज वो अभी भूख हड़ताल पे था बहुत दिनों से, तो वो दिखा रहा था कि देखो मैं कितना कमजोर हो गया हूँ, मतलब मैं तुम्हारे सच के लिए मैं फाइट करते करते, राइट। तो वो हो गया एक। अब अगर उसको देखो कि कितना वेट गेन कर लिया उसने, मतलब सडनली, मतलब अगर वो तो चलो हो गया कि कोई भी बोल सकता है कि अच्छा हाँ कोई भी वेट गेन कर सकता है, पर ऐसा होता नहीं है, मतलब सडनली वो फूल गया बंदा, पता नहीं कैसे फूल गया वो। बट एनीवेज हम लोग फिर से उसी पे आएंगे, जो सुनते क्या बोल रही है। शुभेंदु अधिकारी जी, शुभेंदु अधिकारी जी के भ्रष्टाचार, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम, कई चुनाव लड़ डाले इन्होंने पश्चिम बंगाल में। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के पाक जी। साफ हो गए। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, कोऑपरेटिव स्कैम, उनके खिलाफ ईडी। कोई यही नहीं बोल रहा है कि बीजेपी एकदम दूध का धुला हुआ है। बीजेपी ने खुद भी नहीं बोला, राइट। बीजेपी ने खुद भी नहीं बोला कि हम तो एकदम गंगा जल से आए हुए पार्टी है, राइट। केजरीवाल बोलता था, वो बोलता था कि सारे करप्ट है, मैं करप्ट नहीं हूं बस। इसीलिए लोगों की ज्यादा चली इस पे कि यार बीजेपी तो बोल ही रहा है मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। बीजेपी ने तो बोला हुआ है मैं चाणक्य के लीनियज से आया हुआ हूँ, मैंने चाणक्य के उसमें से वो पढ़ा हुआ है, मैं तो उनको फॉलो करता हूँ, राइट।
और चाणक्य तो कोई ऐसे थे ही नहीं कि हाँ बोलेंगे कि हाँ 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 हम तो साधु है, हम तो कुछ नहीं करेंगे। वो लोगों को मार के वो उसने उसको बनाया था। अम, चंद्रगुप्त मौर्य को जब उन्होंने सम्राट बनाया था, राइट? तो बहुतों को मार के उसने बनाया था, वो वाला पोजीशन लिया था उसने, पोजीशन दिया था उन्होंने उसको। तो चाणक्य कोई था नहीं कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो एकदम सत्यवादी है जी, वे बोल के चाणक्य नहीं आया था। तो बीजेपी भी वो बोल के नहीं आया है, मतलब कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं। ये पॉलिटिक्स है भाई, इसमें यही चलता है। तुमने कहा था कि तुम एकदम सती हो, मतलब सत्य सावित्री हो, मतलब तुम। सीबीआई के इतने सारे केसेस, छगन भुजबल जी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपको पता है ईडी ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा हमें छगन भुजबल जी की फाइल नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। जी तो देखिए ये बिल्कुल साफ है कि आज केस होना, आज ईडी के छापे पड़ना, सीबीआई से गिरफ्तारी होना, ये किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है। सेम वही पॉइंट। ठीक है, सीबीआई को, ईडी को बीजेपी ने, मोदी ने खुद फोन करके बोला था कि यार ईडी लग जाओ उसके पीछे, कल सुबह से मैंने फोन किया, मेरे मोबाइल से मैंने फोन किया तुम्हें, हाँ, लग जाओ लग जाओ। अमित शाह ने खुद फोन किया, ठीक है, मान भी लिया। केजरीवाल जो झूठ पे झूठ बोल रहा है, उसका क्या? लोगों ने वोट उसके वजह से उसको नहीं दिया दिल्ली के इलेक्शन में, इसलिए नहीं कि मोदी ने उसको उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दिया होगा। लोगों को गुस्सा इस बात से है कि केजरीवाल ने कुछ काम किया नहीं वहां पे जाके, और अपना शीश महल बना लिया। जिसने, जो बंदा बोलता था कि मुझे घर ही नहीं चाहिए, उसने अपना अपने लिए इतना बड़ा वाला घर बना लिया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये सब भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश है कि उन पे केस करो ये और सारे भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आ जाएं। ये सुधांशु जी की मे- पार्टी। मे- अच्छा, और एक है, ये बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? ये इलेक्शन के पहले पहले ना ये होता है बहुत, 2 बार मैंने देखा है इसको, 24 के टाइम पे भी या 19 के टाइम पे भी। बहुत सारे कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ जाते हैं, बहुत सारे छोड़ छोड़ के आ जाते हैं। बीजेपी उनको सारे को, सबको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है वो। आई थिंक बीजेपी को भी ये भी समझ में आना चाहिए कि, मैं आनंद रंगनाथन का एक डायलॉग भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब एक कमेंट भी मैं बताऊंगा इसके ऊपर, बहुत अच्छा लगा था मुझे उस पे। पर बीजेपी को भी ये भी समझने आना चाहिए कि हमारा, जो हम बंदों को लेके आ रहे हैं, क्या फायदा क्या देगा वो आके हमारे पार्टी में, राइट? आई थिंक डेटा भी आया था कि उसमें से मैक्सिमम लोगों को कुछ कोई कुछ जीत नहीं पाए ये लोग। उससे अगेन ये होता है कि उनका जो कोर वोट बैंक है, राइट, वो गुस्सा हो जाता है कि यार तुम कांग्रेस को ही गाली देते थे और कांग्रेस के एक दो लोगों को तुम लेके आए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का हर बंदा जो आया वो खराब निकला, नहीं, कुछ तो बहुत ही तीरंदाज निकले उसमें से। हेमंत विश्व शर्मा, राइट, बहुत गद्दावर नेता बन गए वो अभी बीजेपी के। इवन दो वो आरएसएस से नहीं आए, क्योंकि बीजेपी के बाकी सारे के सारे जो बीजेपी के लीडर्स है वो सारे आरएसएस से उठ के आए हुए। कोई भी ऐसी सडनली आके बीजेपी में नहीं बैठ सकता कि मैं तो आ गया जी, बैठ गया मैं बीजेपी, वैसा नहीं होता। सारे आरएसएस से ट्रेंड होके आते हैं वो सबको, वो बेसिक डिसिप्लिन आता है उनको। इसीलिए इसीलिए बीजेपी के पास एक लाइन ऑफ क्या बोलते हैं उनको, नेता अभी भी बना हुआ है, मतलब कि जो सदन पे उठ के खड़े होके बहुत सारे टॉपिक पे बात कर सकते हैं। सुधांशु जी को ले लो, बहुत सारे, मतलब अभी से नहीं, मतलब हर टाइम में बीजेपी के पास एटलीस्ट 10-12 तो मतलब बड़े वाले लीडर्स होते थे, मतलब जो कि अच्छा अच्छा लीडर माना जाता है इनको, राइट? जयशंकर को मैं इन पे ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, जयशंकर तो लीडर है ही नहीं, वो तो, उनको तो एम्प्लॉय थे, वो कहीं से उनको उठा के लेके आ गए वो कि तुम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तुम का लीड करो इसको। वो तो अलग टॉपिक है। पर बीजेपी के अपने जो लीडर्स है, राइट, नितिन गडकरी, ये सुधांशु जी, राजनाथ, सारे सारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब कोई, मतलब सारे आरएसएस से डिसिप्लिन होके आए हुए हैं। मतलब आरएसएस बीजेपी का बैकबोन था, मतलब है, अभी भी है शायद। जब तक आरएसएस बीजेपी का बैकबोन है, मतलब बीजेपी का एक फ्यूचर अच्छा दिखता है वो। पर हाँ, मैं इस पे बोल रहा था कि जो कांग्रेस से जो लोग आते हैं मोस्टली बीजेपी में, ये इनके पास वो उनके पास वो ऑनेस्टी नहीं होता, वो डिसिप्लिन नहीं होता उनके पास। वो, उन्होंने उस आरएसएस के उस ट्रेनिंग से वो कभी गए नहीं, मतलब उनमें वो देशभक्ति का वो अलग ही होता है उसका।
तो वो वाले लीडर्स मोस्टली आके अच्छा काम नहीं कर पाते बीजेपी में, और बीजेपी में लाना भी नहीं चाहिए। होता क्या है कि बीजेपी के जो अपने लोग हैं, जिन्होंने आरएसएस से मतलब काम करके ऊपर आए हुए हैं, राइट, मतलब लोअर लेवल से ऊपर आए हुए, उनको भी खराब लगता है कि यार हमने इतना टाइम दिया बीजेपी में या संघ में, हमने इतना टाइम दिया, और तुम सडनली बाहर से किसी किसी को उठा के लेके आ जाते हो, हमारे ऊपर दे देते हो। ये ठीक नहीं है। पर हाँ, कुछ लीडर्स आए, जैसे कि शहजाद पूनावाला, जबरदस्त, राइट, हेमंत विश्व शर्मा, जबरदस्त। तो ऐसे कुछ लीडर्स आ गए, उनके पास आ गए, मतलब जो कि कांग्रेस से आए हुए पर बड़े अच्छे लीडर्स बन गए अभी बीजेपी में। 2024 का एक इलेक्शन से पहले एक कमेंट्री चल रहा था, वही डिबेट चल रहा था इसमें, इसके साथ आंगन रंगनाथन थे उसमें। तो उन्होंने एक लाइन कहा था कि बीजेपी इज गोना विन दिस इलेक्शन। तब तक वो 400 पार वाला वो चलता था बहुत। जो कि हुआ नहीं वैसे जाके ना। एक ये भी एक छोटा सा रीजन है, आई एम नॉट श्योर, अमित शाह को ये देखना चाहिए ये इस वाले रीजन को, कि किसी को भी मत लो। अ, अच्छा हाँ, तो वो रंगनाथन जी, वो आनंद ये बोल रहे थे कि बीजेपी इज गोना विन, बट कोई जाके बीजेपी को बताए कि यू आर गोना विन। अब तुम ऐसे काम कर रहे हो कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे। तुम ये कांग्रेस वाले लोगों को ना भी लोगे तब भी तुम जीत जाओगे, या शायद इससे अच्छा ही जीत जाते वो, या ऐसा ही जीतते वो, कितना ही फर्क दिया होगा उन्होंने, राइट। तो एनीवेज, मैं थोड़ा साइड ट्रैक्ट हो गया था। मेरे बताइए सवाल का जवाब रह गया, मैं आगे लेने का जी प्रयास करूंगा आपसे आतिशी जी। लेकिन सुधांशु जी, अब अरविंद जी ने तो बोला कि 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप है, उनकी सरकार गिराने का आरोप है, ये सब आरोप है, लेकिन आप भी तुरंत कार्रवाई करते हैं, मतलब पुलिस का नोटिस खचाक भेज दिया। देखिए, ये वो पार्टी कह रही है जिसका स्टैंड क्या था, आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, जांच बाद में होनी चाहिए। आज कहते हैं जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं होना चाहिए। और ये बहुत अजीब नहीं है कि मतलब आम आदमी पार्टी का जो सबसे खास लोग अरविंद केजरीवाल के, उनके पास कॉल जा रहा है अमित शाह से कि हाँ 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 25 करोड़ ले लो या 25 लाख ले लो, कुछ भी ले लो, और बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये तो सबको दिख जाएगा कि अच्छा उसने सडनली जेल से आते ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बोले हो गया। मतलब बीजेपी वाले भी इतने ही कम दिमाग वाले थोड़ी ना होंगे, राहुल गांधी थोड़ी ना है यहाँ पे। सोचिए कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। और एक और में, इसका मतलब दो में से एक बात माननी पड़ेगी, या तो वो सयानापन था या वो बचकानापन था। अब ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि उस समय जो कुछ कर रही थी, कह रही थी आम आदमी पार्टी, वो क्या कह रही थी। दूसरा, आपकी बात में एक संशोधन कर दूं, हमने किसी नेता के खिलाफ कोई केस विड्रॉ नहीं किया है। हमारा स्टैंड चेंज नहीं हुआ। हमने कहा जी आरोप था, आरोप है, चल रहा है। हेमंत विश्व शर्मा जी हमारी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद भी कलकत्ता में सीबीआई के सामने एक बार अपीयर हो चुके हैं, मगर स्टैंड इनका और उसके चेंज बाद है। CBI ने सुनिए, बुलाना छोड़ शारदा दिया। के बारे में ऑफिशियल स्टैंड है इनकी गवर्नमेंट का कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक कहते नहीं हुआ था, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हमने बड़ा भयानक भ्रष्टाचार किया था और ये किया था। यही है अजीत पवार के बारे में इनकी सरकार, यानी अब इनका मतलब इंडी गठबंधन सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप कहते हुआ था, अपने नेताओं को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट आकर देना, फिर अपने नेताओं को बिकाऊ होने का सर्टिफिकेट देना, मुझे लगता है जो काम आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल कर रहे हैं, इसका आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। इनके बाद तो 90% की मेजोरिटी है भाई, इनके 62 विधायक हैं, 62-63 विधायक हैं, 90% मेजोरिटी, और 2/3 टूटे तब कुछ हो सकता है। और फिर ये कहते हैं कि साहब हमारी पार्टी तोड़ी जा सकती है। मैं बताना चाहता हूं, हम सबसे लंबे समय अपोजिशन में रहे, कभी बीजेपी का वर्टिकल डिवीजन हुआ? अरे क्या बात कर रहे हैं, हमने तो वो चीजें झेली हैं जो इमरजेंसी के फर्जी केस है। जॉर्ज फर्नांडिस जी को हथकड़ी लगा के सड़क पे चलाया गया एक अपराधी की तरह, बड़ौदा डायनामाइट केस में, जो कि आज के जमाने में टेररिज्म में इक्विवेलेंट था, और जेल से 3,74,000 से जीते। मान्यवर, मैं कह रहा हूं, जनता की अदालत हो या न्यायालय की अदालत हो, हमने दोनों जगह लड़ाई जीती है और ये दोनों जगह पीछे हैं। मैं एक और बात कहूं, वैसे एक केजरीवाल जी का ट्वीट है 2012 में शरद पवार जी के बारे में, लेकिन ऐसा एक आज पर आ जाते हैं। ये 25 करोड़ के ऑफर का क्या मामला है? ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, इस पर आपकी सफाई क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर सफाई देने की जरूरत है क्या? अगर एक ही पार्टी है जो रजिस्टर्ड रूप से कोर्ट में माफी मांग चुकी है कई नेताओं के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ, मनीष तिवारी जी के खिलाफ, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, केजरीवाल जी ने हाथ ऊपर कर करके आरोप लगाया, जब कोर्ट में मानहानि का मुकदमा हुआ, उन्होंने कहा जी हम विड्रॉ करते हैं। जी। अब जिनके आरोप का आधार कोर्ट में निराधार सिद्ध हो चुका हो,
उनके आरोप को कितनी गंभीरता से आतिशी जी, एक आरोप आप पर बार बार लगता है कि आप हिट एंड रन करते हैं, जैसे कि अच्छा, वैसे आरोप ये भी लगाते होता हैं है। और फिर भाग जाते हैं। अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ है तो रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी सामने रखे, पटल पर रखे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए आप नहीं लोगों नहीं, को। बिल्कुल रखेंगे, समय आने पे जरूर रखेंगे। इन्हीं के पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर जी एक हैं, एक समय पे काफी फेमस हुए थे, लोग उनको भूल गए होंगे शायद अब। जब 2013 में आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ी थी जी। और हमें 28 सीटें आई थी और इनको 32 सीटें आई थी और किसी की मेजॉरिटी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही पुरजोर कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की। तब थोड़ा महंगाई का जमाना इतना नहीं था, तो शेर सिंह डागर जी ने मात्र 25 लाख रुपए का ऑफर दिया था हमारे विधायक दिनेश मोहनिया जी को, और उसका स्टिंग पब्लिक भी हुआ था, सुधांशु जी। दूसरी बात, अमीश जी, देखिए सब जानते हैं देश में एक ही पार्टी है जो और पार्टियों को तोड़ तोड़ कर सरकार बनाती है। गोवा में कांग्रेस के विधायक किसने तोड़े और अपनी सरकार बनाई? कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीयू के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई? महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई? ये पूरा देश जानता है। इनफैक्ट अगर आप जी। मुझे मौका दें, वो अनफॉर्चुनेटली दूसरे चैनल की क्लिपिंग है जी। उस जब कर्नाटका का चुनाव हुआ था 2019 में, तो राम माधव जी, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये राम माधव जी के शब्द हैं, उनको एक टीवी चैनल के एंकर ने पूछा कि देखिए आपके तो नंबर पूरे नहीं हुए हैं, तो आप सरकार कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा हमारे पास अमित शाह है। ये राम माधव जी के शब्द थे। तो इनके पार्टी के नेता खुद प्राइम टाइम टेलीविजन पर मानते हैं कि जी, संख्या जी। बल ना होते हुए भी ये सरकार जवाब- बनाते हैं। सुधांशु जी, देखिए, कुछ चीजें हैं तथ्यात्मक दृष्टि से सही होनी चाहिए। गोवा का ये उदाहरण देते मैं हैं। इसमें चंडीगढ़ जोड़ लेता हूं कि नंबर नहीं, इनके दादा थे, वो भी मेयर मैं- आपका बन गया। उस पर भी मतलब आ ये रहा हूं। कला लाते कहां से हैं, आती कहां से है? उस पे अभी बता रहा हूं। दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, सच और झूठ का अंतर क्या होता है जी। गोवा में जो कहते हैं हमने तोड़ लिया, ये सच और बताइए झूठ का विपक्ष। अंतर होता है 8 विधायक। हाँ नहीं, मैं बताना चाहता हूं। अरे अभी बता रहे हैं मान्यवर आपको। देखिए, गोवा में कभी विपक्ष ने दावा ही नहीं किया। अरे भाई, आप राज्यपाल के पास जाएंगे, कहेंगे हम सरकार बनाना चाहते हैं और आपको ना बुलाए तो है, मतलब ये तो वो हो गया कि एग्जामिनेशन हॉल में मैं गया ही नहीं, मैंने आंसर शीट ही सबमिट नहीं की और मैं कह रहा हूं जी मुझे तो पूरा आता, मुझे पास कर देना चाहिए। ऐसा कहीं होता है क्या? तो सुधांशु मैं जी ने पूछना कहा, चाहता हूं हम कारण क्या था? cheating करके देखिए, पास हो आपने- जाते आपने हैं। अपने टर्न पे वहां चक्कर क्या था कि कांग्रेस में मची हुई थी अंदर खींचातानी कि 4 विधायक किसके, 3 विधायक किसके, कौन सीएम बनेगा, समय ही निकलता चला गया। अरे उनके जो भाजपा ने ऑब्जर्वर दावा गए किया। थे, खबर तो हमें पता है अंदर अरे थी, अब उनके जो सुनिए ऑब्जर्वर तो। गए थे वो सोते रह गए थे। अरे अब तो सुनिए। नितिन गडकरी पूरी रात जाग रहे थे। मैं वही तो कह रहा हूं। ये और जो देखिए कहावत है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सही अब मैं बात- दूसरी सही बात बात कहूं। है। अब मैं दूसरी बात नहीं, कहता हूं। पर चंडीगढ़ की बात के ऊपर मुझे एक बात बड़ा वो जबरदस्त लगता है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मेयर के लिए उफ किस शिद्दत के साथ एक दूसरे के साथ आए हैं। ये वही पार्टियां जो एक दूसरे को बर्बाद करने की कसमें खाए हुए थे। और अभी भी मजेदार स्थिति क्या है सुनिए, पुराना छोड़ दीजिए। आज छत्तीसगढ़ में जाकर कहा है केजरीवाल जी ने कि भूपेश बघेल से ज्यादा करप्ट कोई सीएम नहीं। वाह। दिल्ली में कांग्रेस ने कहा है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को जेल होनी चाहिए। ठीक। पंजाब में वो कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार करी और बीच में चंडीगढ़ में मिल रहे हैं एक दूसरे से हाथ मिला के। मेरी बात पहले ये तो जवाब दो भाई, ये मिले कैसे हो और किस लिए मिले हो, इसका जवाब पहले नैतिक जवाब दे दीजिए, फिर राजनीतिक जवाब मैं देता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेता आपस में मिल लिए, नीचे पार्षद मिले नहीं चंडीगढ़ के अंदर? क्योंकि भगवंत वैसे मान एक- जी ने एक- तो खुद ही कहा था कि एक एक थी टेक्निकल कांग्रेस। बात और कह दूं अगर 5 परमिशन सेकंड हो। देना आतिश जी। देखिए, जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो टेक्निकल सिचुएशन है। हम लोग साथ कई बार ऐसा हुआ। मैं डेट के साथ बोल रहा हूं, 22 अक्टूबर 1997 यूपी में हमारे पास मेजोरिटी थी, हमारी असेंबली वो कर दी गई। हम दिल्ली आए, राष्ट्रपति भवन के बाहर हमने पूरी परेड करा दी और सारे पेपर्स दिखा दिए। हमने कहा जी हमारा एकदम क्लियर है और लास्ट में हमारे फेवर में डिसीजन हुआ। 22 फरवरी 1998 हम सीधे कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा तुरंत शक्ति परीक्षण कराइए, जीत गए। अब इनके सामने समस्या क्या है, वही जो गोवा में प्रॉब्लम थी कांग्रेस में, ये इनके लोगों को आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, जवाब क्योंकि इनका तो संस्थापक विश्वास भी अब इनसे दूर हो चुका है। जी आतिशी जी, क्या आपको लगता है कि
आप लोगों के नेता मिले लेकिन नीचे पार्षदों के दिल नहीं मिले, इस वजह से ये हार हो गई। और दूसरा, करप्शन के ऊपर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है, क्योंकि 5 से ज्यादा नोटिसेस ईडी के अरविंद केजरीवाल को आ चुके हैं और वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। कब पेश होंगे, ये तो देश भी देखिए, जानना तीन चाहेगा। तीन अलग अलग मुद्दे हैं, तीनों पे जवाब दूंगी। सबसे पहले तो जी सुधांशु जी ने, आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के विधायक कौन तोड़ रहा है, उसका जवाब सुधांशु जी ने दे दिया कि जो सोवत है वो खोवत है, जो हंसते नहीं है जागत है वैसे वो वो, पावत है। तो कौन हंसी विधायक जाती खो है। रहा है, कौन विधायक पा रहा है, इसका जवाब तो इन्होंने खुलेआम दे दिया। पर आप लोग सो तो नहीं रहे हो। इन्होंने डिनाई तो नहीं किया जी। कि ये विधायक तोड़ते हैं और हर राज्य में तोड़ते हैं। तो गोवा में इन्होंने ये भी नहीं कहा गलत है, ये कहा वो तो पहुंचे ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि उन्होंने तो कहा कि जी मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, तो बीजेपी ने कहा कि चलो हम चीटिंग करके पास हो जाते हैं। ये देखिए सुधांशु जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये तक नहीं कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ना गलत है। आज यहां पे आके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति। ब्रिटिश जो जब इंडिया में आए थे, राइट, पहले पहले एकदम तब के ज़माने में, तब वो ऐसे नहीं आए थे कि वो तब इंडिया पे राज करना है उनको, राइट। तब वो आए थे कि उनके साथ इंडिया से उनको बिजनेस करना था। और धीरे धीरे उन्होंने फिर से वही राजाओं को तोड़ने लगे। वो एक राजा के साथ दूसरे राजा के साथ लड़ा देते थे, बोलते थे कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, उसको हरा देते हैं। चलो वो हराने के बाद इसको बोलते थे कि अब तुम हमारे अंडर पे वो हो जाओ, हमें टैक्स देते रहना, और आर्मी जब भी हमें चाहिए होगा तुम हमें हमारे साथ आ जाना वॉर पे। तो इसी को ही पॉलिटिक्स कर कहते हैं, राइट। इसीलिए वो ब्रिटिश इंडिया से इतने ट्रिलियंस ऑफ पाउंड्स या डॉलर, जो भी हम लोग वही बोलते हैं, कि इतना सारा पैसा लूट के लेके जा पाए वो। अगर वो इंडिया को नहीं तोड़ते धीरे धीरे, राइट, तो नहीं ले जा पाते वो पॉलिटिक्स है, मतलब वो पॉलिटिक्स है। अब और एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसका, राइट, कि उसने उन्होंने उन्होंने पॉइंट वो लिया था इस पे भी थोड़ा सा, कि बाहर से कोई आ रहा है उसको तोड़ने के लिए, कि चलो पैसे दे दूंगा तो आ जाओ तुम मेरे साइड में। अगर उस पार्टी का अपना बेसिक आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, राइट, कि सारे जो छोटे छोटे नेता है वो सारे अ, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, राइट, सब पार्टी का जो कोर आइडियोलॉजी है उसके साथ जुड़े हुए हैं सब के सब, तब पार्टी के कोई भी नेता छोड़ के क्यों जाएगा। बीजेपी से तो अब तक कोई बड़ा वाला कोई भी नेता छोड़ के कांग्रेस नहीं गया अभी तक। तो कांग्रेस ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के पास पैसे कम है या वो पैसे दे नहीं पाएगा। परवेश वर्मा ने तो खुद कहा था कि वो राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि आप हमारी साइड आ जाओ, हम आपको टिकट दिलवा देंगे। आई थिंक परवेश वर्मा को लास्ट इलेक्शन में लोकसभा के लिए टिकट नहीं दिया था, शायद ऐसा कुछ था बीजेपी से। तो राहुल गांधी ने तो उनसे बोला था कि तो आप हमारी साइड आ जाओ, हम आपको टिकट दे देंगे, विधानसभा के भी देंगे, लोकसभा का भी देंगे, कहीं से भी लग जाओ। तो वो क्यों नहीं आए। होता है कि कोर आइडियोलॉजी के साथ कितना कनेक्टेड है हर लीडर अपना, राइट। अब कोई पार्टी तो चाहेगा कि मेरा पॉलिट वहां पे बन जाए। अगर आप तमिलनाडु पे बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिलता है और कोई एक दूसरे पार्टी को मिलता है, तो बीजेपी तो कोशिश करेगा किसी तरह वहां पे एक गवर्नमेंट बना लो, एटलीस्ट बन तो जाए, उसके बाद काम दिखा के अपना ले लेंगे। कश्मीर में तो वही किया ना, कश्मीर में उन्होंने कि किसी तरह उन्होंने गठबंधन बनाया वहां पे कश्मीर पे। उसके बाद उन्होंने पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया जिससे कि 370 आर्टिकल को हटाया जा सके, राइट। अगर वो जाते ही नहीं कभी वहां पे कि नहीं हम तो किसी के साथ जाएंगे नहीं, वो आइडियोलॉजिकली मैच भी नहीं करते थे वैसे उनके साथ, राइट, पीडीपी इनके साथ गए थे ना। तो अगर वो जाते ही नहीं तो ये 370 कभी हटा ही नहीं पाते, राइट। तो ये तो पॉलिटिक्स है, किसको तोड़ के किसको और किससे जोड़ के मैं इसको बनाऊं, राइट। तो तुम्हारे अपने पार्टी के लोग कैसे हैं कि वो पैसे मिलते ही वो भाग जाते हैं, मतलब वहां पे एक बार देखो ना अपने आप को भी। हर पार्टी से ही भी मैं बोलूंगा ये, राइट, कि सब कोई दूसरे को ब्लेम करता है कि उसने मुझे तोड़ दिया, पर तुमने ये कभी सोचा है कि तुम्हारे पार्टी के लोग कैसे हैं कि वो टूटने के लिए तैयार है कि यार थोड़ा सा कुछ दे दो, मुझे मिनिस्ट्री दे दो एक, या कुछ भी दे दो, मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा ये वाला पार्टी। ये एक है। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि जो ठाकरे का जो शिवसेना जो जो टूटा वहां पे, राइट। तो ये तो ऐसा था कि जो भी उनका लीडर था उद्धव ठाकरे, राइट, वो तो वो तो ऐसे आइडियोलॉजी से हट गया है, मतलब बिकॉज ऑफ क्या बोलोगे उसको आप,
गद्दी के लोभ में वो तो ऐसे अपने कोर वैल्यूज से हट चुका है वो। अब कोई भी आके उसके अपने पार्टी के लोग उससे इतने नाराज है कि अब मतलब ये कैसा लीडर हुआ हमारा, कहाँ वो बाल साहब ठाकरे थे, वो कहाँ ये बना अभी जाके, राइट। तो वहां पे तो लोग छोड़ के चले गए कि यार तुम भाड़ में जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। तब उसके टाइम पे बीजेपी, क्योंकि अगेन कोर वैल्यूज बहुत आसपास है शिवसेना और बीजेपी के, राइट। अगर कोई शिवसेना का बंदा या मिनिस्टर अपने कोर वैल्यूज से थोड़ा सा भी कनेक्टेड है, वो कांग्रेस को नहीं चुनेगा, वो बीजेपी को चुनेगा, क्योंकि वो कोर वैल्यूज मैच करता है, उसका वोट बैंक सेम है दोनों का। अब शिवसेना का जो जो रह गया, मतलब अगर वो मुस्लिम वोट को टारगेट करना जाएगा कि अच्छा मुस्लिम वोट मुझे मिलेगा, वो तो उनको मिलेगा नहीं कभी भी। तो वो अगर सोचते हैं कि कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो मुझे मुस्लिम वोट भी मिलेगा, तो उनका जो कोर वोट बैंक है वो हट जाएगा, उनका वो उनका लॉस हो जाएगा वहां पे, जो कि हुआ। मुस्लिम वोट कभी शिवसेना को नहीं मिलने वाला, शिव है उसके अंदर, राइट। जैसे भी हो, वो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने क्या पॉलिटिक्स बनाया होगा, मतलब ये तो पॉलिटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं। एनीवेज। को, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। नंबर 2, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। वैसे उससे पहले अगर आप 1 साल पहले देखिए तो दिल्ली मेयर इलेक्शन में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा मेयर आपका है दिल्ली में। हाँ, लेकिन मेयर के इलेक्शन को करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भी चीटिंग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कानून के खिलाफ जाकर अपने एलजी साहब से 10 नॉमिनेटेड काउंसलरों को लेके आती है, जो उन्हें जो काम चुनी हुई सरकार को करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सारे कानून के खिलाफ जाके एमसीडी एक्ट ये कहता है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर होंगे वो मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इनका प्रोटेम मेयर वहां पे खड़े होके कह देती है नहीं नहीं ये नॉमिनेटेड काउंसलर भी वोट डालेंगे। तो इनको कानून तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के मेयर के चुनाव में भी तोड़ा, अब चंडीगढ़ में बेचारों के साथ क्या हो गया। जी जी जी। शायद इनके किसी नेता को जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसा हमने सुना है। अब देखिए, मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती, ऐसा उड़ती उड़ती बात आई है हमारे पास। आप उड़ती उड़ती बात करें, ट्विटर पे आपने एक प्रमाणिक बात लिखी है। नहीं, आपने बोला मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। वो मैं करूंगी कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 ईडी बजे पर एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगी कल सुबह 10 बजे। लेकिन ऐसा सुना हमने, किसी ने बताया कि इनकी किसी एक नेता को जिम्मेदारी मिली थी कि जब सारे वोट मिल जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो लाइव जो स्ट्रीमिंग चल रही है ना उसको ऑफ कर देना। वो शायद ऑफ करना भूल गए, तो पूरे देश ने देख लिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद वोटों पे कुछ कुछ लिख रहे हैं और उनको गलत करार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर हमारे एक पार्षद ने कहा भी था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा था कि आप नीला पेन मत इस्तेमाल करो, क्योंकि नीले पेन से हम लोगों ने लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ लिखना है आप हरे पेन या लाल पेन से लिखिए। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें वोट्स को डिस्क्वालीफाई करना था और झूठे तरीके से इनकी सरकार। बीजेपी ने नीला पेन यूज करके आपको मतलब आपकी गठबंधन को नीला पीला कर दिया गुस्से में। आप देखिए, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट मैटर लिस्टेड है। एक तो बात देखिए, बिल्कुल टेक्निकल बात संक्षेप में, इनको अंदर की बातें बड़ी पता रहती हैं, अपनी पार्टी के तो अंदर का पता नहीं रहता और बाहर का अंदर का सब पता रहता है। दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई ये बताइए, ये स्विच ऑफ करना नेता का काम होता है टेक्निकल स्टाफ का? कुछ भी कहानी कर देते हैं। याद करिए, जब मनीष सिसोदिया जी की यहां रेड हुई थी तो उन्होंने कहा, सारे इनके प्रवक्ता आके कहते थे कि लॉकर में क्या मिला उनको, सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है क्या? जी। इसलिए, और फिर कहते थे सीबीआई के मेरे अंदरूनी सूत्रों ने ये बताया है, ये सूत्रों ने बताया, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि वो एक बाल सुलभ उच्छृंखलता है उनके अंदर। उन्हें लगता है कि मैं नए तरीके से इस ढंग से बातें करके कर लूंगा, मगर मुझे लगता है जनता काफी परिपक्व है और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा। इन्होंने एक और बात कही, ये बताइए, 32 और 8 की बात कही। पहली बार 2013 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। किसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला? भाजपा को। नैतिक अधिकार किसका था सरकार बनाने का? बीजेपी का। और आपने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई और नैतिकता की बात कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता, मतलब पर्सनल, वो तो कसम खाई थी कि हम शपथ नहीं लेंगे और लिखित में समर्थन मांगा था, लिख के कि हमें आपका समर्थन चाहिए। तो एक नहीं है। और एक और मैं बात बता दूं, ये जब पार्टी आई थी तो एक होता था ना, मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी ओपी दिखती है कहीं, अब टोपी जनता को पहना दी।
अब सुनिए, दिल्ली में कहते थे अल्जीरिया अप्रूव नहीं कर रहा है, प्योर स्टेट नहीं है। ये क्या हुआ भाई, पंजाब में कहीं लोकपाल नहीं आया? बाकी छोड़िए, इनकी अपनी पार्टी में एक लोकपाल था, एडमिरल रामदास, ठेकाए दिया उनको। जी, जवाब अपनी पार्टी का लोकपाल खत्म कर दिया, बाहर की तो बात छोड़िए, वो मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी भी हटा दी। आतिशी जी, आपने बार-बार बोला कि दो पॉइंट्स पे, एक मेरा सवाल, दो पॉइंट्स पे फैक्चुअली रॉन्ग है सुधांशु जी। जी। एक सेकंड, 2 पॉइंट्स पे फैक्चुअली रॉन्ग है सुधांशु जी। मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में वास्तविक तौर में उनके बेटे का झुनझुना मिला था। आप सीबीआई के रिकॉर्ड, अरे भाई, अब ये दुनिया के इकलौते लोग होंगे जो लॉकर में झुनझुना रखते हैं। चांदी का झुनझुना था, इसका मतलब उनकी माता जी ने उनके बेटे के पैदा होने पे दिया था, उनकी पत्नी ने लॉकर में रखा हुआ था। आप सीबीआई का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आपकी सीबीआई बोले, इसका मतलब सीबीआई के सूत्र जो ये कह रहे थे केजरीवाल जी, उन्होंने बता दिया होगा तो निकाल के सीबीआई के लिए झुनझुना रख दिया उन्होंने। वरना कोई बच्चे का झुनझुना रखता है, और चांदी का झुनझुना इतनी बड़ी चीज नहीं होती। हमारे पास और कुछ रखने के लिए ही नहीं है, तो हमने रख दिया जी चांदी का झुनझुना। आपके पास होंगे सोने के बिस्कुट, करोड़ों के कैश, शेल कंपनीज के कागज। अब मनीष सिसोदिया जी के पास कुछ था ही नहीं तो रख दिया उनकी पत्नी ने। दूसरी बात, बस फैक्चुअली करेक्ट कर रही हूं, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, हमने समर्थन मांगा नहीं था। पर लिया तो था ना आपने समर्थन। लिखित में मांगा था, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। लिखित में मांगा था, पत्र भाजपा कांग्रेस दोनों को दिया था। लेकिन अभी आई नो पर्सनली, आई एम हैविंग दैट लेटर आल्सो। आतिशी जी, चलिए, तब लिखित में मांगा, आपने दिया, लेकिन अभी तो आप बताइए, बच्चे का झुनझुना खेलने के लिए होता है या लॉकर में रखने के लिए? अच्छा, हियर में आउट, ऐसा झुनझुना दिखा रहे हैं। अब जब बच्चा 21 साल का हो जाए, ग्रेजुएशन कर ले, तो झुनझुना लॉकर में भी रखा। लेकिन एक बात तो सत्य है कि तब आपने लिखित में समर्थन मांगा था, नहीं मांगा था, लेकिन अभी तो अलायंस है कांग्रेस के साथ। बिल्कुल, एक सेकंड सुनिए, चांदी के झुनझुने से ज्यादा कीमत आईफोन की होती है। 8 आईफोन चेंज कर दिए, वो तो नहीं रखे, और कह रहे चांदी का झुनझुना अंदर रखा था। गजब है भैया जी, 4 गुनी कीमत होती है आजकल के आईफोन की। जी, चांदी के झुनझुने से। चलिए, आईफोन, झुनझुना सब आ गया, लेकिन आपने एक बात बोली कि हमने लिखित में नहीं मांगा, हमने मांगा नहीं था, समर्थन दे दिया था। लेकिन अब तो कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है, अब तो लालू यादव के साथ भी आपका अलायंस है, मतलब इंडिया के अलायंस के अंदर आप पार्टनर है। लेकिन आपने बार बार बोला हम कानून का पालन करते हैं, कानून कानून कानून। तो ईडी का नोटिस आ चुका है, वो भी एक कानूनी एजेंसी है, उसके नोटिस का पालन क्यों नहीं हो रहा? ये एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और सफाई से जवाब इसका। देखिए, मैं ये कहूंगी कि अगर किसी एक सरकार को और किसी एक पार्टी को अवार्ड मिल सकता ना, मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड पार्टी, तो वो अवार्ड आम आदमी पार्टी को मिलता और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मिलता। जी, आप देखिए, जैसे सुधांशु जी ने कहा, मात्र 10 साल पुरानी हमारी पार्टी है, 9 साल से हम दिल्ली की सरकार में हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है पिछले 9 सालों में जिन्हें इनकी सरकार ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इन्होंने हमारे स्कूलों पे जांच कर ली, हमारी मोहल्ला क्लिनिक पे जांच कर ली, हमारे अस्पताल पे जांच कर ली, हमारे दिल्ली जल बोर्ड पे जांच कर ली, हमारी बिजली की व्यवस्था पे जांच कर ली, हर चीज पे जांच कर ली। 460 फाइलें 6 महीने तक इनकी सरकार आम आदमी पार्टी की रख के बैठी रही कि कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा, कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा। तो हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट इनकी सरकार ने शराब दिया घोटाले है। में आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। दूसरी चीज, अब आप सुन लीजिए जी, अब जो ट्रेंड चला है, अब आप अगला सवाल मुझसे ये पूछेंगे तो मैं पहले ही उसका जवाब दे देती हूँ कि अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिल रही है? अगला सवाल आपका ये होगा। तो मैं आपको उसकी, आप अगर देखिए, उसकी पूरी कहानी बताती हूँ। आपने कभी सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों पे सिर्फ पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो ईडी जिसके तहत अपने केस करती है, सिर्फ एक कानून में क्यों केस करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कहते हैं जी भ्रष्टाचारी हैं सब, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्यों नहीं करते? कहते हैं जी क्रिमिनल्स हैं सब, सीआरपीसी में क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस देश का एकमात्र कानून है जिसमें बेल मिलने का प्रावधान लगभग असंभव है। इसलिए आज पीएमएलए यूज नहीं होता नारकोटिक्स, टेररिज्म वगैरह के लिए, जिसके लिए ये बना था।
आज पीएमएलए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल किया ये जाता आरोप है, है, ये नेताओं सुधांशु, को ये चुप करने के लिए यूज पूरे किया जाता ऑपोजिशन है। का आरोप है। और मतलब प्रधानमंत्री सोचिए। मोदी ने सदन में भी बोला था कि ईडी सबको इकट्ठा कर रही है। सोचिए कितनी मजेदार बात है कि मुल्जिम कह रहा है कि सरकार मेरी मुलाजिम बन से पूछे, हुजूर नवाब आपको कौन सी धारा में बुक किया जाए ये आप मुझे बताएंगे। ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, मैं टेक्निकल बात बताता हूं, अगर इनकी बात सही है तो एक्साइज पॉलिसी विड्रॉ क्यों की? इधर सीबीआई की जांच इनिशिएट हुई, इधर आपने शराब पॉलिसी विड्रॉ कर ली। आपने लैपटॉप क्यों नष्ट किए? आपने क्यों फोन्स नष्ट किए? क्यों? ईमेल अवेलेबल है, कंसर्न व्यक्ति को ड्राफ्ट किया है पॉलिसी का, उसने जो करेक्शन किए हैं वो ईमेल से वापस आया है, ये पुख्ता सबूत है। और उसने जवाब दिया है बीच के व्यक्ति ने कि ये सब कुछ केजरीवाल जी की उपस्थिति में। वैसे मैं केजरीवाल जी की एक बात में तारीफ करूंगा, वो पढ़े लिखे होने की बहुत बात करते हैं ना, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। केजरीवाल जी इस मामले में अद्भुत हैं, वो पढ़े हैं लिखे नहीं हैं। कोई विभाग अपने पास नहीं रखते, फाइल सारी पढ़ते हैं, साइन करवाएंगे सत्येंद्र जैन से, साइन करवाएंगे मनीष सिसोदिया से, फंसेगा वो जो लिखेगा। हम तो पढ़े और ऊपर से काम किए, लिखे हैं ही नहीं। तो ये पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने बड़ी नाप तोल के की है। जी चलिए, मैं अब इंडिया अलायंस के ऊपर आता हूं। ये इंडिया अलायंस का क्या हो रहा है आतिशी जी? नीतीश जी छोड़ के चले गए हैं और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं, क्या कहना चाहती है? एक सपना देखा था पूरे ऑपोजिशन ने इंडिया अलायंस का, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया है 2024 के चुनाव से पहले ही। देखिए, मैं ये मानती हूं कि जो नीतीश जी ने किया वो बिल्कुल गलत था। नीतीश जी बहुत बात करते थे, उन्होंने कहा था हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बिहार में वास्तविक तौर पे नीतीश जी के भाजपा में जाने से भाजपा को ही नुकसान होगा, इंडिया अलायंस को नुकसान नहीं होगा। और ममता जी के कांग्रेस से इंडिया अलायंस से जाने से बाकी जो घटक दल है, ये मैं मानती हूँ कि कुछ इनिशियल हिकअप्स हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। बोलती है कि कांग्रेस की 40 सीटें भी नहीं आ सकती, कांग्रेस में अहंकार है, क्योंकि आप कांग्रेस से डील कर रही हैं। क्या आपको भी लगता है कांग्रेस में अहंकार है? देखिए, हम इंडिया अलायंस के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। इंडिया अलायंस जरूर एक साथ आएगी, एक साथ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी, देश को महंगाई से भी बचाएगी, बेरोजगारी से भी बचाएगी और इस देश के संविधान को भी बचाएगी। जी सुधांशु, सारे बचाने वाले काम उन्होंने कहा बहुत बचाएंगे। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत कांग्रेस के लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं था। मैं कहना चाहता हूं ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली, जरा इसका मुहूर्त चेक करवा लीजिए, कौन से मुहूर्त में निकले हैं। ये जिधर जा रहे हैं उधर बर्बादी छाती चली जा रही है। ठीक है, एक सवाल, राहुल गांधी की यात्रा अगर एक मिनट, पंजाब सुनिए पहुंचेगी सुनिए तो... सुनिए सुनिए जी जी, इन्होंने कहा कि इसको बचाएंगे, इसको बचाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन की अब हालत ये हो गई है कि अब बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। इनके लिए एक ही लाइन कही जा सकती है, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा में अरविंद केजरीवाल जाएंगे आतिशी जी? घर तो इनका भी। तो वही था, पॉलिटिकल पार्टीज है, हमें ये समझना पड़ेगा बेसिकली कि ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टी की जो आके बोले कि हम लोग एकदम सफाई से काम करेंगे, कोई हमारे अंदर करप्शन का कुछ नहीं होगा। सारे पॉलिटिकल पार्टीज किसी ना किसी फॉर्मेट में वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से वो करते हैं। अब वो क्या देश के लिए खराब है या हमारे एटलीस्ट जनरल पब्लिक के लिए खराब है, वो हमें सोचना है, राइट? वो अब हमें सोचना है। जैसे कि मैं अगर सिंपल फिर से जाऊं चाणक्य के ऊपर, चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने के लिए उन्होंने जो किया था, राइट, लोगों को मार के, लोगों को कुचल के उन्होंने उसको बनाया था। ऐसा कोई किसी ने आके उसको दे नहीं दिया था कि ये तो तुम आए, गांव से आए एक लड़का, लो तुम बन जाओ। उसके लिए उसको बहुत फाइट करना पड़ा था, राइट, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही है कि पर चाणक्य का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये मुझे करना है एट द एंड, ये उनका एक गोल था कि ये मुझे करना है। तो मुझे हमें ये देखना है कि इंडिया अलायंस का गोल क्या है, एंड गोल क्या है, कंट्री के लिए एंड गोल क्या है, लोगों के लिए एंड गोल क्या है, या बीजेपी का लोगों के लिए एंड गोल क्या है और कंट्री के लिए एंड गोल क्या है। तो इन दोनों को ही हमें एनालाइज करके ये समझना है कि कौन सा पार्टी बेटर है।
देश के लिए, हमारे लिए। तो इसी के साथ मैं इसको अपना बोलना बंद करता हूँ। थैंक यू।